मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज दो तरह का होता है। नंबर 1 स्पॉन्टेनियस हेमरेज या नॉन ट्रॉमेटिक हेमरेज, दूसरा ट्रॉमेटिक हेमरेज। स्पॉन्टेनियस हेमरेज या नॉन ट्रॉमेटिक हेमरेज दो टाइप का और फर्दर डिवाइडेड है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज और सब अरेक्नॉइड हेमरेज। और दूसरा ट्रॉमेटिक हेमरेज, ये 3 टाइप का और होता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, पैरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। ये वाला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम स्पॉन्टेनियस हेमरेज के बारे में पढ़ाई करते हैं। जी, अब हम इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज या फिर इसको हम स्पॉन्टेनियस इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इसका नाम इसलिए दिया जाता है, ये अपने आप खुद से हो जाता है, यानी बाहर से कोई प्रेशर या इंजरी वगैरह नहीं हो रही है। ये किस में होता है? ऑकर्स ड्यू टू हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, पुराने हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उनमें ये डेवलप हो सकता है। उनमें क्या होता है कि कई सारे माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। एन्यूरिज्म आपको पता होगा कि आर्टरी का डायलेटेशन हो जाना, परमानेंटली डायलेट कर जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, तो परमानेंटली वो इस तरह की हालत हो जाती है। छोटी छोटी आर्टरीज में अगर है तो उसको हम माइक्रो एन्यूरिज्म कहेंगे। माइक्रो एन्यूरिज्म बन गया, उसके बाद हाइपरटेंशन की कंडीशन है उसके साथ साथ, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रप्चर कर सकता है, ये फट सकता है एन्यूरिज्म। और जहाँ पर रप्चर करेगा, फिर आप जानते हैं रप्चर होने के बाद ब्लड इधर उधर जाएगा, यही हेमरेज कहलाता है। ब्लड का लॉस होने लगेगा। हेमरेज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, वेसल के बाहर चला जाना, लेकिन बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है, ये अंदर ही टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्रेन के अंदर। कॉमन साइट क्या होती है इसकी? कहाँ पर ब्रेन में ज़्यादा रप्चर एन्यूरिज्म का होता है और हेमरेज कहाँ पर मिलता है हाइपरटेंशन की वजह से? बेसल गैंग्लिया में, पॉन्स में, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। ये सारी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी को फिर से आप पढ़ लीजिए। क्लिनिकली क्या क्या हमें पेशेंट्स में ऑनसेट जो है, इसका सडन ऑनसेट होता है, अचानक से हेडेक होगा। अगर ये हेमरेज हुआ है, फॉरन हेडेक होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। दूसरे सिम्टम्स जो होंगे, और वो सिम्टम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो लीजन हुआ है, जो हेमरेज जहाँ पर बन रहा है, वहाँ कौन सी जगह पे हो रहा है। ब्रेन के जिस जगह पे होगा तो वही फंक्शन लॉस होगा। आगे जो है लगभग 40% पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो जाती है 3 से 4 दिन के अंदर हेमरेज के, ठीक है। और अगर ये वेंट्रिकल्स में हेमरेज होता है तो उसकी वजह से जल्दी ही और ज़्यादा खतरे, ज़्यादा ही ये डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें सर्वाइवर्स की, जो बच गए पेशेंट बाकी के, उनमें क्या होता है कि हेमाटोमा बनता है। हेमाटोमा बनने के बाद, हेमाटोमा क्या है? ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वो बाद में धीरे धीरे उसमें रिजोल्यूशन होगा। फिर क्या होगा, एक स्यूडोसिस्ट बन जाएगी। स्यूडोसिस्ट बनेगी, उसको हम एपोप्लेक्टिक सिस्ट कहते हैं। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं, ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि क्लॉटेड ब्लड का एक डार्क मास दिखाई देगा। हेमाटोमा हो चुका है, ब्लड वहाँ बाहर निकल गया, तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगी, तो उसका एक डार्क मास दिखाई देगा। और जो लीजन्स जहाँ पर हो रहा है, ये उसका जो बॉर्डर्स होंगे वो नेक्रोटिक पैरेन्काइमा के दिखाई देंगे। यानी जो लीजन हुआ, जहाँ पर जैसे ब्लड इकट्ठा हुआ, यहाँ पर ब्लड ये क्लॉट बन गया, इसके चारों तरफ जो पैरेन्काइमा है ब्रेन का, ये नेक्रोसिस में हो चुकी होगी, नेक्रोटिक पैरेन्काइमा होगा। और जो रॉबिन स्पेस है, वर्चो रॉबिन स्पेस, ये इसको पेरीवेस्कुलर स्पेस को भी कहते हैं। पेरीवेस्कुलर वेसल्स के आसपास जो स्पेस होता है, ये पाया मेटर के नीचे जो होता है उसके पास में ही स्पेस होता है। वहाँ पर से जो आर्टरीज वगैरह गुजर रही हैं, उसके आसपास जो स्पेस होता है, जो स्पेस बनता है खाली जगह, उसको बोलते हैं। उसमें हमें हेमरेज मिलेगा स्मॉल रिंग साइज़ का, ठीक है। इस तरह के हेमरेज मिलेंगे, एक रिंग की तरह इसका शेप हमें दिखेगा। और वेंट्रिकल्स में डिस्टॉर्शन होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। एपोप्लेक्टिक सिस्ट जो होगी, अभी हमने इससे पहले बताया कि एपोप्लेक्टिक सिस्ट बनेगी, ये स्यूडोसिस्ट कहलाती है। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो येलोइश कलर का होगा, येलोइश फ्लूइड होगा। इसके मार्जिन्स जो होंगे वो येलो ब्राउन कलर के होंगे, और वहाँ पर माइक्रोफेजेस भी दिखाई देंगे। माइक्रोफेजेस के अंदर क्या होगा, माइक्रोफेजेस के अंदर हीमोसिड्रिन भरा हुआ हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम दूसरा सब अरेक्नॉइड हेमरेज पढ़ लेते हैं। सब अरेक्नॉइड हेमरेज क्या है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में
हेमरेज हो जाए। सब एराकिनॉइड स्पेस में अगर हेमरेज हो रहा है तो हम इसको ये वाला हेमरेज बोलेंगे। ये किस वजह से होता है? ये एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से होता है। ये एन्यूरिज्म जो है बेरी एन्यूरिज्म हो सकता है, माइकोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है, या फिर फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म भी हो सकता है। बेरी एन्यूरिज्म जो है ये मोस्ट कॉमन है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बेरी एन्यूरिज्म जो है इसमें जो कहाँ पर होता है, ये हमारा जो ब्रेन में सर्कल ऑफ वेलिस होता है, यहाँ की जो आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे जो सब आपस में इंटर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं, इनमें एन्यूरिज्म होता है। यहाँ पर जो शेप की बात कर रहे हैं वो ये है कि सेक्युलर शेप का होता है। आपने पढ़ा होगा कि एन्यूरिज्म शेप के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है, सेक्युलर, सिलेंड्रिकल, फ्यूसिफॉर्म, इस तरह का। तो सेक्युलर तरह का शेप होता है और इसकी साइज़ जो है वो 2 mm से 2 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका डायलेटेशन की बात हो रही है कि कितना डायलेट कर रहा है उसका, ठीक है। और देखा ये गया है कि ज़्यादा पेशेंट्स में ये देखा गया कि कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स और या फिर कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के पेशेंट्स, इन पेशेंट्स में इस बीमारी का होना साथ में ज़्यादा देखा गया कि ये भी साथ में है और ये एन्यूरिज्म, ये हेमरेज, सब एराकिनॉइड हेमरेज भी मिला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कॉमन साइट्स क्या हैं, कि कहाँ पर कौन सी आर्टरीज में ये एन्यूरिज्म होता है। इससे पहले ये इस फिगर में यहाँ पर जो है कॉमन साइट्स दी गई। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 1 2 3 4 नंबर, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर होता है, और ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर एन्यूरिज्म देखा गया है। तो नंबर 1 ये कौन सी है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के पास में देखा गया है एन्यूरिज्म, ठीक है, या उसी आर्टरी में। नंबर 2 पर जो है आता है वो होता है, ये आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जब बाइफर्केशन होता है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहीं से निकल रही होती है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पे इसे रखा गया है कि ये बाइफर्केशन पर भी एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। तीसरे पर ये है बाइफर्केशन ऑफ सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ पर होता है, ठीक है। तीसरे पर हो गया। चौथे पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इस एरिया में चौथे नंबर पे, यानी यहाँ पर भी एन्यूरिज्म होने का चांस होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के पास। अब हम क्लिनिकल कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसके। जो बेरी एन्यूरिज्म है, सॉरी, वो जो अगर रप्चर नहीं हुआ है, रप्चर से पहले एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट में कोई भी फीचर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो रप्चर करता है उसके बाद क्या होता है? जनरलाइज हेडेक होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा और न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स होंगे, यानी अफेक्टेड पार्ट जो भी होगा उसी के हिसाब से फंक्शन का लॉस होगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रप्चर होगा बेरी एन्यूरिज्म, वो फैलेगा, हेमरेज होगा, ठीक है, पूरे सब एराकिनॉइड स्पेस में ब्लड भर रहा है, तो उसके ब्लड के वहाँ पे बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा? CSF में ब्लड स्टेंड मिलेगा जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो ब्लड अभी निकला है ये सब एराकिनॉइड स्पेस में है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेन पैरेन्काइमा में चला जाता है, अगर ये ब्रेन पैरेन्काइमा में जाएगा तब ये इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा बना लेगा, ठीक है। पहले अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब एराकिनॉइड की बात हो रही थी, लेकिन अगर ये पैरेन्काइमा में चला गया तब ये इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा कहलाएगा, ठीक है। और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन उस जगह पे होगा जो आर्टरी, जो भी वेसल ब्लड सप्लाई करती है अफेक्टेड जिस एरिया में, अगर वो आर्टरी मान लिया या ये जा रही है आर्टरी और इस एरिया में सप्लाई करती है, अगर ये यहाँ पर इसी का रप्चर हुआ था, यहीं पे एन्यूरिज्म बना तो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो इस एरिया में इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।